हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के अंतर्गत जीके जीएस में आज पार्ट 11, जिसके अंतर्गत हम लोग विश्व के प्रमुख वनस्पतियों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा, जो कि हमने ट्रिक से पढ़ा है उसको, और वो क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब तक जिसने उस लेक्चर को नहीं देखा है वो जाकर देखें, क्योंकि वो क्लास सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं विश्व की प्रमुख वनस्पतियों को। सबसे पहले देखते हैं क्या कि विश्व की प्रमुख वनस्पतियों की सूची, यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया गया है, जिससे आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये क्या है कि इधर वनस्पतियाँ दी गई हैं और इधर संबंधित क्षेत्र, यानी कि कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं क्रायोफाइट प्लांट, यानी कि क्रायोफाइट जो पौधे होते हैं वो किन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो क्रायोफाइट प्लांट जो है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में। प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो क्रायोफाइट पाई जाती है। क्रायोफाइट का मतलब आप समझ लीजिए कि जहाँ पे बहुत ही अधिक नहीं बल्कि अत्यधिक ठंड पड़ती हो, वो प्लांट कहते हो उसे हैं। तो वो प्लांट्स जो हैं क्रायोफाइट कहलाते हैं। मैं एक आपको बनाकर दिखाती हूँ कि क्रायोफाइट प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया। ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये क्या हो गया हमारी कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा। नीचे मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है। और ये जो क्षेत्र होता है ये क्या होता है, आर्कटिक क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, आर्कटिक क्षेत्र, जिसे पोलर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ध्रुव भी कहते हैं, पोल्स भी कहते हैं। आर्कटिक, और नीचे क्या है, तो नीचे अंटार्कटिक है। क्या है, अंटार्कटिक है, नीचे अंटार्कटिका है। तो अब समझिए जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र होते हैं ना, ये यही टुंड्रा प्रदेश होते हैं, यही टुंड्रा क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। और यहीं पर ये क्रायोफाइट प्लांट्स जो क्या होते हैं, उगते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे क्या लाइकेन, मॉस वगैरह जो होते हैं ना, ये क्रायोफाइट के अंतर्गत ही आते हैं और ये टुंड्रा प्रदेशों में ही उगते हैं। आगे देखते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये जीरोफाइट प्लांट? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली ये वनस्पति होती हैं। और जीरोफाइट के अंतर्गत जो है क्या आती है, तो नागफनी। ये नागफनी किसकी उदाहरण है? जीरोफाइट प्लांट की एकदम बेहतरीन उदाहरण है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी होती है मरुस्थलों में, इसीलिए ये पौधे कांटेदार होते हैं। कैसे होते हैं? कांटेदार होते हैं जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, नागफनी है। आगे देखते हैं ट्रोपोफाइट प्लांट, यानी कि ट्रोपोफाइट प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति होती है। कैसी होती है ट्रोपोफाइट प्लांट्स? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में होती हैं और ये घास और वनस्पतियां होती हैं। अब देखते हैं मीसोफाइट प्लांट। मीसोफाइट प्लांट कैसे होते हैं? तो यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वन पाए जाते हैं। शीत उष्ण का मतलब हो गया क्या, यानी कि शीत प्लस उष्ण। क्या हो गया, शीत प्लस उष्ण, इससे मिलकर बना हुआ है क्या, शीतोष्ण। शीत और उष्ण से मिलकर के बना है शीतोष्ण। तो जो शीत और उष्ण में, इन दोनों क्षेत्रों में उगते हैं, इन्हें हम मेसोफाइटा प्लांट कहते हैं। इनके कुछ गुण उन पौधों के क्या होते हैं, तो शीत वाले होते हैं और कुछ गुण उष्ण वाले होते हैं, उन्हें हम शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए लिथोफाइट प्लांट। लिथोफाइट प्लांट कहाँ पाए जाते हैं और कैसे होते हैं? तो यह कड़ी चट्टानों पर उगले वाली वनस्पति, यानी कि जो कठोर चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं, उन पर जो ये वनस्पति उगती हैं उन्हें हम लिथोफाइट प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोफाइट प्लांट कहते हैं। कड़ी चट्टानों पर प्रश्न आ जाए कि कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लिथोफाइट कहते हैं। आगे देखते हैं हाइग्रोफाइट प्लांट, यानी कि हाइग्रोफाइट प्लांट क्या होते हैं? ये जो स्वम्पी, यानी कि स्वयं दलदल होते हैं, भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पतियाँ। कहाँ पे? तो जो आर्द्रता वाले जगह होते हैं वहाँ पे, या फिर दलदली जो भूमि होती है वहाँ पर ये हाइग्रोफाइट प्लांट्स उगते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, हाइग्रो है, क्या है, हाइग्रोफाइट है, यानी कि जहाँ पे हाइग्रो आ जाए वहाँ पे आप समझिए स्वैम्पी सॉइल की बात की जा रही है, दलदली नम भूमि की बात की जा रही है, दलदली भूमि की बात की जा रही है, आर्द्रता वाले जगहों की बात की जा रही है, हाइग्रोफाइट। क्योंकि आपको नीचे हाइड्रोफाइट भी मिलेगा। हाइग्रो और हाइड्रो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो आपको ध्यान देना है कि जो हाइग्रोफाइट प्लांट होते हैं वे किससे संबंधित हैं? दलदली भूमि, नम क्षेत्र या फिर आर्द्रता वाली वनस्पतियां हैं।
और हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स होते हैं यह जल प्लावित क्षेत्र यानी कि जल में उगने वाली वनस्पतियाँ। हाइड्रोफाइट जैसे जलकुंभी, जल में क्या उगती है? जलकुंभी क्या है? ये एक हाइड्रोफाइट प्लांट है, क्योंकि हाइड्रोफाइट प्लांट कहाँ पे? पूर्णतः जल में उगते हैं। तो जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति यानी कि जल में उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती है, जल प्लावित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हाइड्रोफाइट प्लांट यानी कि हाइग्रोफाइट दलदल में उगती हैं और हाइड्रोफाइट प्लांट कहाँ पे? तो जल वाले क्षेत्रों में। अब क्या है? हैलोफाइट प्लांट एक है। हैलोफाइट प्लांट कहाँ पे? तो नमकीन क्षेत्रों में, जहाँ की भूमि नमकीन होती है वहाँ पे क्या? हैलोफाइट प्लांट उगते हैं। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या होती है? हैलोफाइट होती है। अब इससे संबंधित हमने वनस्पतियों से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? तो जो विषुवतीय क्षेत्र के वन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विश्व का फेफड़ा कहते हैं। ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को ये प्रश्न भी करवा दिए जाएं साथ ही साथ। तो विश्व का फेफड़ा याद रखिएगा कि विषुवतीय क्षेत्रों के जो वन होते हैं उन्हें हम विश्व का फेफड़ा कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों या दलदली क्षेत्र के वनस्पतियों के अंतर्गत कौन से, यानी कि देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है? आर्द्रता और स्वैम्पी सॉइल यानी कि दलदली भूमि। तो दलदल, ये मैंने कहा ना कि शब्दों को पकड़ना है। आर्द्रता और दलदल वाले क्षेत्र की वनस्पतियाँ पूछ रहे थे। यहाँ पे क्या है? हाइग्रोफाइट है। क्या है? हाइग्रोफाइट। यदि जल प्लावित या फिर जल वाली भूमि की बात करता, जल क्षेत्र की बात करता, तो वहाँ पे हाइड्रोफाइट हो जाता। चौथा प्रश्न देखते हैं, अधिपादप वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिपादप मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय क्षेत्रों के वन क्या होते हैं? सबसे डेंस होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है कि अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णाद्र वन को क्या कहा जाता है? सेलबॉस। अमेजन नदी घाटी क्या कहते हैं उसे? शेलबॉस। मैंने घास के मैदान भी पढ़ा रखे हैं कि सेलबॉस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, कैंपोस कहाँ पाया जाता है और स्टेपीज कहाँ पाई जाती हैं। तो ये लेक्चर भी आ चुका है आपका घास के मैदानों का, आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं छठा प्रश्न क्या है कि आयनवर्तीय वर्षावन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कांगो घाटी। कांगो घाटी में आयनवर्तीय वर्षावन सर्वाधिक पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न है, अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने समूह में बांटा? 2 समूह में बांटा था, जंतु और वनस्पति समूह, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इन दोनों के जनक भी अरस्तु ने इन 2 समूहों में बांटा था। आगे देखते हैं अब आठवां प्रश्न क्या है, असंतृप्त वसा अम्ल किस में पाया जाता है? अनसेचुरेटेड फैट। ये कहाँ पाया जाता है? मछली के तेल और वनस्पति तेल में। बहुत बार पूछा जाता है कि असंतृप्त वसा कहाँ पाया जाता है? तो मछली का तेल होता है और वनस्पति तेल होता है। यहाँ पे कैसी वसा पाई जाती है? असंतृप्त पाई जाती है। 9वां प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। आगे देखते हैं, आम का वनस्पतिक नाम, यानी कि आम का जो है वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पति नाम बहुत बार पूछा गया है। तो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है कि कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कर्क रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, एक बार और देख लीजिए। ये हो गया हमारा विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर भी कहा जाता है। ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस वाले क्षेत्र को ही आर्कटिक या फिर पोलर जोन कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। पोलर जोन है, ये भी क्या है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, पोलर जोन कहे जाते हैं ये। और कह रहा है अब ये हमारी क्या हो गई? कर्क रेखा। यही क्या है? कर्क रेखा है। तो जब कह रहा है कर्क रेखा के निकट जो वन पाए जाते हैं वे कैसे वन होते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। यहाँ पे जो भी वन पाए जाएंगे ये कैसे वन होंगे? तो उष्णकटिबंधीय वन होंगे। आगे देखते हैं, 12वां प्रश्न क्या है, कवक को किस वर्ग में रखा गया है? कवक किस वर्ग में आता है? वनस्पति वर्ग में आता है ये। क्यों? क्योंकि कवक हो गए, फंजाई, ये सभी टुंड्रा क्षेत्र में होते हैं। अब देखिए 13वां, किन वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकता पाई जाती है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन और फिर प्राणी पाए जाएंगे? तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। 14वां प्रश्न है,
कि किस प्रकार के वनस्पति ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में पत्तियां गिरा देती हैं। जब गर्मी की शुरुआत होगी तो पत्तियां गिर जाएंगी। तो ऐसा कौन सा किस प्रकार की वनस्पति होगी? तो उष्णकटिबंधीय तो होगी, लेकिन पर्णपाती होगी, जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। जैसे शीशम मानसूनी के प्लांट के अंतर्गत आता है, मानसूनी वन के अंतर्गत आता है। शीशम है, सागौन है, साखू है, ये सभी क्या करती हैं? तो जब ही ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होगा तो ये सभी क्या करती हैं? अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। इसीलिए इन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। आगे देखते हैं 15वां कि किस वन को बोरियल वन के नाम से जानते हैं? तो जो ये बोरियल वन कहलाता है, ये बोरियल वन क्या? शंकुधारी वन, इसे हम क्या टैगा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा वन भी कहते हैं। शंकुधारी वन को या फिर बोरियल वन को ही टैगा वन या फिर शंकुधारी वन कहा जाता है। 16वां है किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? मतलब कि इतने जंतु यहाँ पाए जाते हैं कि इसे प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है। सवाना, सवाना यानी कि सवाना मैंने पढ़ाया है घास के मैदान में। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सब आना क्योंकि फ्री का था, क्या अफ्रीका में पाए जाते हैं, फ्री का खाना था, इसीलिए आपको सब आना है ट्रिक से मैंने पढ़ाया हुआ है घास के मैदान को। तो सवाना वन क्या प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है। आगे देखते हैं कौन सी वनस्पति बंगाल का आतंक कही जाती है? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है 18वां कि कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर हैं? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन से हैं? विषुवतरेखीय वर्षा वन, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? तो इक्वेटर यानी कि विषुवतरेखीय वर्षा वनों का है। अब देखते हैं टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो टुंड्रा वनस्पति का सबसे ज़्यादा अगर विस्तार देखें तो नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका में घास का मैदान आप एक देखिए और कमेंट करके बताइए कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। आगे देखते हैं टैगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि किस किस को, जिसने अगर वो लेक्चर सुना होगा, ध्यान से देखा होगा, उसे ज़रूर याद होगा कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न है कि टैगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो टैगा वन सबसे अधिक साइबेरिया। कहाँ पे? साइबेरिया क्षेत्र में टैगा वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आइए मैं एक चित्र के माध्यम से आपको क्लियर कर दूं कि टुंड्रा वन कैसे होते हैं और टैगा वन कैसे होते हैं। देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है? ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना, क्या है? इतनी चौड़ी, छोटी है, छोटी 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 बट चौड़ी है। ये क्या है? ये सभी ये जो वनस्पतियां हैं कैसी वनस्पतियां हैं? तो यही टुंड्रा वनस्पति है। कैसी वनस्पति है? टुंड्रा वनस्पति है। ये टुंड्रा वनस्पति क्यों है? क्योंकि ये जो देखिए ये जो है आपको यहाँ पे किनारे किनारे आपको बर्फ दिखाई देता होगा। इस पे देखिए प्लांट पे देखिए बर्फ जमा हुआ है। तो ये बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, पोलर्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही न्यूनतम वर्षा होती है, साल भर बर्फ जमा रहता है और यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। वहीं पे लाइकेन, मॉस वगैरह क्या होते हैं? ये टुंड्रा क्षेत्रों में ही होते हैं, लाइकेन और मॉस। अब देखते हैं हम कि टैगा वन। टैगा वन क्या है? तो ये देखिए ये है टैगा वन के उदाहरण। किसके उदाहरण है? टैगा वन, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे बोरियल वन कहते हैं। टैगा वन को ही हम क्या कहते हैं? इसे ही बोरियल वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरियल वन भी कहा जाता है। इसकी खासियत क्या होती है टैगा वनों की? क्यों टैगा कहा जाता है? क्योंकि ये जो होते हैं सबसे पहले ये वृक्ष लंबे होते हैं। देखिए कितने लंबे लंबे वृक्ष हैं और इन वृक्ष को देखते ही आपको लग रहा है कि कैसे कोनीफेरल हैं। कैसे हैं? कोनीफेरल, कोनीफेरल के शंकु जैसे हैं, शंकु जैसे दिखाई दे रहे हैं। और इनके जो पत्तियां होती हैं नुकीली पत्तियां। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। नुकीली इनकी पत्तियां जो है नुकीली पत्तियां होती हैं इनकी, जो टैगा वन होते हैं। यही खासियत है कि लंबे वृक्ष होंगे, पत्तियां जो है इनकी कैसी नुकीली होंगी और ये कोनीफेरल होंगे, कोन जैसे, शंकु जैसे होंगे। देखिए आपको सारे प्लांट ये क्या है? शंकु जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यही टैगा वनों की जो है क्या होती है? प्रमुख विशेषता होती है। और टुंड्रा वन कैसे होते हैं? एकदम छोटे छोटे, मतलब एकदम हर्ब जैसे दिखाई देंगे, एकदम छोटे छोटे। लाइकेन, मॉस कैसे होंगे? जहाँ पे बिल्कुल भी धूप ना हो। तो यहाँ पे ये टुंड्रा और टैगा, ये डिफरेंस होता है टैगा वन में और टुंड्रा वन में। तो क्लास आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले ही बेहतरीन लेक्चर में। धन्यवाद।